हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है क्रैकेट। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना। प्लस आज हम ये भी देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक होता है पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, ऐसा भी हम डायग्राम बनाओ या फिर डिफ्लेक्शन निकालो। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होता है, सबसे ज्यादा बच्चे टाइम इसी में लगाते हैं। इसकी वजह से बाकी आप दूसरे क्वेश्चन करने में टाइम कम बचता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस रिफ्लेक्शन आप जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं। इस 2020 सीरीज में हमारी कोशिश यही रहती है कि 20 क्वेश्चन के अंदर हम आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर कर दें। अगर किसी बच्चे ने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और एकदम हाई लेवल तक लेके जाते हैं उसको। तो चलिए विद दिस बैकग्राउंड आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इफ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड है। इसका आंसर है कंटिन्यूअस बीम, बिकॉज कंटिन्यूअस बीम ही ऐसी होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सपोर्ट लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बाकी जो हमारे पास बीम है वो देख लेते हैं, उनको वो कैसी दिखती हैं। तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट होता है वो बिल्कुल एंड्स में लगता है। तो ये होती है एक तरह की सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें लोड कोई भी हो सकता है, पॉइंट लोड यूडीएल या फिर जीवीएल। ऐसे ही सेकंड टाइप है हमारा यहाँ पे एनकास्टेड बीम। एनकास्टेड बीम को हम फिक्स बीम भी कहते हैं। अगर दोनों साइड से फिक्स हो इस तरीके से तो इसको हम एनकास्टेड बीम भी कहते हैं या फिर फिक्स बीम भी कहते हैं। और हमारा थर्ड टाइप है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम पे एक ही साइड सपोर्ट होता है और दूसरी साइड फ्री एंड होता है। यहाँ पे ये फ्री एंड होता है। और फिक्स सपोर्ट की एक खास बात है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होती है। और यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे स्लोप भी 0 होता है। तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट की ये बात होती है कि यहाँ पे डेल्टा डैश भी 0 होता है। ऐसे ही लेकिन यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर हिंज सपोर्ट होता है। हिंज सपोर्ट में अगर आप डिफ्लेक्शन देखोगे तो इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे एंड पे कुछ ना कुछ स्लोप आता है, कोई ना कोई थीटा आपको दिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होती है। ठीक है, तो ये तो था कुछ बैकग्राउंड बीम के। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिड ए पॉइंट लोड W एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। हमें रिएक्शन बतानी है सपोर्ट्स पे कितनी लगेगी। तो हम यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटर में लोड लग रहा है W, हमें बताने की कितनी रिएक्शन आएगी। तो हम यहाँ पे इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को बिना करे हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीम जो है इसके ऊपर लोडिंग सिमेट्रिकल लग रही है, और सिमेट्रिकल लोडिंग लग रही है इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शंस जो हैं आधा आधा लोड ले लेंगी। आधा लोड R1 है और आधा लोड R2 ले लेंगी। टोटल लोड अगर W लग रहा है तो W/2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी लोड थोड़ा साइड में हो जाए तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि फिर तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशंस के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या इक्वेशंस बनती है वो देख लेते हैं। तो उन इक्वेशंस का नाम होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो सबसे पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? फोर्स इक्विलिब्रियम। तो जितने भी अपवर्ड फोर्स होती है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होती है। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? R1 प्लस R2, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? W। ये है हमारी पहली इक्वेशन। हमारा सेकंड इक्विलिब्रियम होता है मोमेंट का इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो बॉडी है रेस्ट पे है, डिफ्लेक्शन आएगी लेकिन उसके बाद ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे मोमेंट किसी भी पॉइंट के अराउंड 0 होगा। तो मान लेते हैं ये एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो मोमेंट अबाउट A जो है वो 0 होगा। तो मोमेंट अबाउट A ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? R2 इंटू इस टोटल लेंथ को L मान लेते हैं, तो R2 इंटू L माइनस W इंटू L/2, क्योंकि ये लेंथ जो है वो L/2 हो जाएगी अगर पूरी लेंथ L थी। तो ये मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो गया A के अबाउट। तो R2 की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से? W/2। तो
और इस इक्वेशन को, तो अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो आपको R1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिड ए पॉइंट लोड W एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। यहाँ पे वही बात आ गई, यहाँ पे जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे जो लोड लग रहा है W वो A डिस्टेंस दूर लग रहा है लेफ्ट सपोर्ट से, और टोटल लेंथ A प्लस B है, तो बाकी बची हुई लेंथ यहाँ पे B हो जाएगी। रिएक्शन फोर्स बतानी है लेफ्ट सपोर्ट पे, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू निकालनी है और ये R2 है। तो अब डायरेक्टली मोमेंट ले लेते हैं C पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मोमेंट C के अबाउट लेगो तो डायरेक्टली R1 की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा C पे, फोर्स इंटू लेंथ होता है, फोर्स है R1 और लेंथ कितनी है A प्लस B है, तो यहाँ पे R1 इंटू A प्लस B, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा था तो हमने मतलब मान लिया प्लस। अब W जो है वो C पे कितना मोमेंट लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा सबसे पहले, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, और मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स है W इंटू डिस्टेंस है हमारा B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, WB अपॉन A प्लस B, तो ये हमारा R1 की वैल्यू आ गई, यही निकालना था, तो इसके लिए इसका आंसर हो गया B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिड ए पॉइंट लोड W एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, द शियर फोर्स एट द सेंटर इज, शियर फोर्स निकालनी है सेंटर पे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शियर फोर्स अराइज कैसे होती है, शियर फोर्स बनती कैसे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक W लोड लग रहा है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन निकालें तो R1W/2 आ जाएगी और R2W/2 आ जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो अगर आप ये जो सेक्शन है यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि इसके जो लेफ्ट साइड में कितना लोड आ रहा है, लेफ्ट साइड की वजह से R1 की वजह से W/2 आ रहा है और W की वजह से डाउनवर्ड में W आ रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड में W/2। और राइट हैंड साइड में कितना लोड आ रहा है, सिर्फ एक फोर्स है, तो उसकी वजह से ऊपर की तरफ W/2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करेंगी, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगी, और वो फोर्सेस जो रोटेशन प्रोवाइड करती है किसी भी बॉडी में उनको शियर फोर्स कहते हैं। तो हाँ, यही कारण है शियर फोर्स बनने का, कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है फोर्सेस का वो कुछ इस तरीके से होता है कि बॉडी रोटेट करने की कोशिश करती है। सिमिलर केस होता है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों फोर्सेस दिखेंगी जो कि इम्बैलेंस होकर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देंगी। तो ये है कॉज किसी भी शियर फोर्स का। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बीम दे रखी है और बीच में पॉइंट लोड दे रखा है W, हमें पता है रिएक्शन W/2 और W/2 हो जाएगी। तो हमें इसको मान लेते हैं पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शियर फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे दो बार निकालते हैं हम। तो अगर हम C पे निकाल रहे हैं तो एक बार SC माइनस और एक बार SC, और अगर B पे निकाल रहे हैं तो SB माइनस और एक बार SB, और ऐसे ही अगर A पे निकाल रहे हैं तो SA माइनस और SA। यहाँ पे SC माइनस एक्चुअली होता क्या है, तो राइट हैंड साइड की वजह से जितना भी लोड आ रहा है C पे वो होता है। तो C के राइट हैंड साइड में कितना है लोड है, कुछ भी नहीं है, तो 0 है, तो इसलिए हम 0 लिख देंगे। और SC का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड की वजह से जितना लोड आ रहा है वो प्लस जो C पे लोड लग रहा है वो, C पे क्या लोड लग रहा है, रिएक्शन है W/2, और राइट हैंड साइड से 0 आया तो 0 प्लस W/2 इज इक्वल टू W/2। ऐसे ही B नेगेटिव का मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड की वजह से कितना भी लोड आ रहा है B पे वो सारा का सारा, तो कितना है, सिर्फ W/2 है, तो हम W/2 लिख देते हैं। और SB क्या होगा, राइट हैंड साइड से जो आ रहा है प्लस B पे कितना लग रहा है, तो राइट हैंड साइड से आ रहा है W/2 और B पे लग रहा है माइनस के अंदर W लगेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस W/2। ऐसे ही ऐसे माइनस क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की वजह से कितना लोड आ रहा है, माइनस का W/2 आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट, और SA क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की वजह से माइनस W/2 आ रहा है प्लस A पे कितना लग रहा है, W/2 लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये कट जाएगा और हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 0 से शुरू किया था और 0 पे खत्म किया है, और यही एक साइन है कि आप सही जा रहे हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट द सेंटर, मतलब शियर फोर्स B पे कितनी आई, W/2, तो यहाँ पे आंसर हो गया A। आगे बढ़ने से पहले हम इसका शियर फोर्स डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों।
सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए, एक सी से लाइन खींचिए, एक बी से लाइन खींचिए और एक ए से लाइन खींचिए और इन पॉइंट को मार्क कर लीजिए ए बी सी। अब यहाँ पे सी पे हमने दो शेयर फोर्स निकाली थी, एक 0 थी और एक W/2 थी। ऐसे ही बी पे एक W/2 थी और एक माइनस का W/2 थी। ऐसे ही ए पे माइनस का W/2 थी और 0 थी। यहाँ पे अगर आप इनको लाइन वाइज जोड़ दोगे इन सब पॉइंट्स को, तो आपके पास एक डायग्राम बनेगा जिसको हम कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें वही सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे और हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट क्या होगा सेंटर पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बीम दे रखी है और बीच में एक लोड लग रहा है W और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सिंपली ABC मान लेंगे और बी पॉइंट पे मोमेंट ले लो किसी भी साइड से, राइट हैंड साइड से चाहे लेफ्ट हैंड साइड से। तो रिएक्शंस कितनी लगेंगी, W/2 और W/2। अगर लेंथ टोटल L है तो ये L/2 हो जाएगी और ये L/2 हो जाएगी। चलिए हम राइट हैंड साइड से निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, रिएक्शन से राइट हैंड साइड से, तो ये वाली रिएक्शन W/2 इंटू इसकी आर्म लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। बस इतना ही है, क्योंकि और कोई ऐसी फोर्स नहीं है राइट हैंड साइड में जो इसको मोमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो बी पे फोर्स लग रही है वो तो मोमेंट लगा ही नहीं सकती क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, WL/4। इसका आंसर हो गया सी। अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पे निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड से, क्योंकि सी के राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है। और अगर आप बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे निकालोगे तो भी आपका 0 ही आएगा, क्योंकि टोटल बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है और एंड पॉइंट्स पे मोमेंट 0 होता है। तो अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ए बी सी अगर आप मान लो, सी पे 0 है, ए पे 0 है और बी पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाएंगे, जो कि वैल्यू यहाँ पे है WL/4। ये आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है जिसपे UDL लग रहा है पूरे स्पैन पे और शेयर फोर्स बतानी है सेंटर पे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना ली और एक UDL बना लिया। W पर यूनिट लेंथ है, मतलब अगर टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। तो एक्चुअली टोटल लोड क्या हो जाएगा, W इंटू L हो जाएगा। और रिएक्शंस निकालें अगर, तो रिएक्शंस अब बिना कैलकुलेट करे निकाल सकते हैं क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो रिएक्शंस आधी आधी बढ़ जाएंगी। तो टोटल लोड अगर WL था तो एक रिएक्शन हो जाएगी WL/2 और दूसरी रिएक्शन भी हो जाएगी W/2। अब हमें निकालनी है शेयर फोर्स सेंटर पे, तो हम यहाँ पे सेंटर को मान लेते हैं बी पॉइंट और यहाँ पे ABC मान लेते हैं। तो शेयर फोर्स एट बी वो क्या हो जाएगी, अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो राइट हैंड साइड से कौन कौन सी फोर्स लग रही है बीम पे। सबसे पहली तो रिएक्शन लग रही है WL/2, ये अपवर्ड लग रही है इसलिए हमने पॉजिटिव कर लिया। उसके बाद बी पॉइंट के राइट हैंड साइड में इतना UDL आ रहा है यहाँ पे, तो ये UDL इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। वो कितनी होगी, W पर यूनिट लेंथ है तो आधी लेंथ, तो ये कितनी लेंथ है, आधी लेंथ L/2। अगर W पर यूनिट लेंथ है तो आधी लेंथ पे कितना हो जाएगा, माइनस WL/2 हो जाएगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बस इतना ही फोर्स लगेगी राइट हैंड साइड की वजह से बी पॉइंट तक, दोनों के दोनों कट जाएंगे और ये आ गया 0। यहाँ पे इसका आंसर हो गया 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम बीम है, बस इस बार बेंडिंग मोमेंट पूछा है सेंटर पे। तो डायरेक्टली है यहाँ पे बीम बना लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो R1 R2 ये हो जाएगा W पर यूनिट लेंथ, ये WL/2, ये WL/2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं बी पॉइंट पे, क्या हो जाएगा इस रिएक्शन की वजह से, बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी WL/2 इंटू L/2 सबसे पहले, क्योंकि ये मोमेंट आर्म है, L/2 माइनस, अब जो ये लोड लग रहा है यहाँ पे UDL हाफ ऑफ लेंथ पे, इसकी वजह से भी एक मोमेंट आएगा। तो सबसे पहले इसका लोड निकाल लेते हैं। ये कितना लोड लगा रहा है, W इंटू L/2, ये तो लोड आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका जो लोड है वो इसके सेंटर पे लगेगा, तो इसका डिस्टेंस बी पॉइंट से कितना हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा ये L/2 है तो ये डिस्टेंस छोटा सा L/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम L/4 लिख देते हैं। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो WL²/4
माइनस WL²/8, तो आपका आंसर आ जाएगा WL²/8। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया बी पॉइंट पे, तो इसका आंसर हो गया बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर irrespective of the type of the loading the maximum bending moment and the maximum shear force occurs at। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर है तो ये बोल रहा है कि चाहे लोडिंग कुछ भी लगे, कैसी भी लोडिंग लगे, चाहे पॉइंट लोड लगे, चाहे यूडीएल लगे, चाहे जीवीएल लगे, चाहे कोई भी लोडिंग लगाए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा और मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे आएगा। तो आप ये दोस्तों ये याद रखिएगा, आप वैसे खुद भी देख सकते हैं क्योंकि कैंटिलीवर में एक ही जगह सपोर्ट है सारा का सारा, यही जितना भी फोर्सेस आएंगी यहाँ पे राइट हैंड साइड की वजह से वो सारी की सारी बैलेंस होंगी इस कैंटिलीवर पे के फिक्स एंड पे ही, और जितना भी मोमेंट जनरेट होगा वो सारा का सारा बैलेंस होगा इस फिक्स एंड पे ही। सबसे ज्यादा मोमेंट ये फिक्स एंड ही ले सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियरिंग फोर्स इज। तो जहां शियर फोर्स क्या हो कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच का रिलेशन जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि शियर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो बेंडिंग मोमेंट कब मैक्सिमम होगा, अगर हम एक ग्राफ बनाएं बेंडिंग मोमेंट और एक्स का, यहाँ पे मान लेते हैं मोमेंट है और यहाँ पे एक्स है, और मान लेते हैं वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो मोमेंट कब मैक्सिमम होता है, जब उसका स्लोप जो है वो जीरो हो, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे हमेशा स्लोप जीरो होता है। तो यहाँ पे dm/dx की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। तो इसका मतलब अगर शियर फोर्स हमारी जीरो हो तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है, होगा ही होगा ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जरूरी नहीं है कि शियर फोर्स सिर्फ तभी जीरो हो जब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल देखें इस केस के अंदर, यहाँ पे हमने देखा था कि शियर फोर्स इस पॉइंट पे भी जीरो थी, इस पॉइंट पे भी जीरो थी, लेकिन बेंडिंग मोमेंट हमें यहाँ मैक्सिमम नहीं मिला था, बेंडिंग मोमेंट हमें सेंटर पे मैक्सिमम मिला था। अगर हम इसको ए, बी और सी माने और अगर हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बना था, W/2 था और ये माइनस का W/2 था। तो अब यहाँ पे भी शियर फोर्स जीरो, यहाँ पे भी शियर फोर्स जीरो और यहाँ पे भी शियर फोर्स जीरो है। लेकिन अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, मान लेते हैं ये ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से गया था, राइट, इसकी वैल्यू WL/4 थी। तो आप देख सकते हैं कि 3 जीरो शियर फोर्स के पॉइंट है लेकिन बेंडिंग मोमेंट सिर्फ एक ही पे मिलता है। और इस पॉइंट की एक और खास बात है कि यहाँ पे शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी शियर फोर्स साइन चेंज करता है तब बेंडिंग मोमेंट हमें हमेशा मैक्सिमम मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। कई लोग जल्दबाजी में जीरो कर देंगे, लेकिन जीरो तो एंड पॉइंट पे भी होता है लेकिन वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं होता है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जहां पे भी शियर फोर्स साइन चेंज करेगा वो इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोमेंट्स मैक्सिमम होने की कंडीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर ABCD आर द बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बताना है कि ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, ये एक मतलब इन चारों में से कौन सा बेंडिंग मोमेंट इस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, राइट। अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट को इससे एक लेवल हाई होना चाहिए, तो अगर ये कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट को लीनियर होना चाहिए। तो इन चारों ग्राफ में से लीनियर ए में है या फिर सी में है। अब देख लेते हैं एक और बात, जब भी शियर फोर्स साइन चेंज करती है तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्सिमम मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ए में तो बेंडिंग मोमेंट भी ऐसे जा रहा है, इसका मतलब गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें फॉलो कर रहा है, इसका आंसर हो गया सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर इज अ पॉइंट वेयर। तो इसके तो डेफिनेशन यही है कि जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर वो पॉइंट होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, या फिर जीरो होके साइन चेंज करता है। साइन चेंज करना भी कहना भी बोलना बहुत जरूरी है। जैसे शियर फोर्स जब साइन चेंज करता है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ऐसे ही जब बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है तो उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर हमें किसी भी स्ट्रक्चर का पता चल गया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट वहां पे साइन चेंज कर रहा है। अगर साइन चेंज करता है तो ऑब्वियसली वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो अगर उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है
तो उस पॉइंट पे कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, तो उस पॉइंट पे अगर हम कोई और स्ट्रक्चर आके ज्वाइन कर दें, अटैच कर दें, तो उस स्ट्रक्चर पे भी कोई मोमेंट नहीं लगेगा। इसका मतलब इस पहले वाले स्ट्रक्चर की वजह से दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो यस, ये इंपॉर्टेंस है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर की, कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर को जोड़ना है ताकि इसका मोमेंट उसमें इन्फ्लुएंस ना कर सके। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर की, कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे सबसे कम से कम मटेरियल यूज करना है जिससे कि हमारी कॉस्ट सेविंग हो। तो मान लो कि हमारे पास पेन है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर मान लेते हैं अगर सेंटर में है किसी भी लोडिंग में, तो हम कह सकते हैं कि हम अगर हम सेंटर में कम से कम मटेरियल भी लगाएंगे तो ये बियर कर जाएगा, ये काफी टाइम तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंट ही नहीं लग रहा है, कोई लोड ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये हमें कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इसमें हमें कॉस्ट बच जाएगी मटेरियल की। तो ये तो थी इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी शेयर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, हमें बताना है कि शेयर फोर्स कितनी होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फिगर में बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जीरो होता है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के देखते हैं। तो हमें पता है कि सब अच्छा ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमें रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लॉस फॉलो करते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम का लॉ, फोर्स इक्विलिब्रियम, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा मोमेंट अबाउट ए जीरो ले लेते हैं, कितना आ जाएगा आर बी इंटू टोटल लेंथ कितनी है ए प्लस बी है, माइनस क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा था और जो मोमेंट लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, तो माइनस एम हो गया इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम अपॉन ए प्लस बी भी कह सकते हैं, या फिर एम अपॉन लेंथ भी कह लेते हैं क्योंकि टोटल लेंथ एल है। तो अगर आर बी लेंथ है तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का एम अपॉन एल, क्योंकि दोनों का सम जीरो है। अब दोनों रिएक्शन हमारे पास आ गई है, आर ए आ गया माइनस अपॉन एम अपॉन एल और आर बी कितना आ गया एम अपॉन एल। चलिए इसका मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट एट बी जीरो रहेगा, मोमेंट एट सी माइनस। अब यहाँ पे देखिए मोमेंट भी दो बार निकलता है पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर उस पॉइंट पे पहले से कोई मोमेंट लग रहा हो। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे पहले से एक मोमेंट लग रहा है, इसलिए इस पे जो मोमेंट है वो दो बार कैलकुलेट होगा। तो एम सी माइनस क्या हो जाएगा, इस मोमेंट को छोड़ के इसके राइट साइड से जितना भी फोर्स लग रही है उसकी वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आर बी इंटू बी। आर बी की वैल्यू क्या है एम बाई एल, तो एम बी बाई एल हो गया हमारे एम सी माइनस की वैल्यू। ओके, अब एम सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमें राइट हैंड साइड से मोमेंट लग रहा है वो प्लस जो इसके ऊपर मोमेंट लग रहा है वो। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो आरबी की वजह से मोमेंट लग रहा है वो उसकी सेंस क्या है, वो है एंटी क्लॉकवाइज, और इस पे जो मोमेंट लग रहा है वो है क्लॉकवाइज, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। हम क्लॉकवाइज को माइनस मान लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो एमसी की वैल्यू आ गई, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। माइनस एम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस बी अपॉन एल, और बी अपॉन एल को सॉल्व करेंगे तो एल माइनस बी ए हो जाएगा, तो माइनस का एम ए अपॉन एल हो जाएगा एम सी की वैल्यू। और अगर आप एम ए निकालेंगे तो वो तो जीरो ही आना है, क्योंकि एंड पे सिंपली सपोर्टेड में एंड पॉइंट से हमेशा मोमेंट जीरो होता है। तो अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे अब, तो अब देखेंगे, चलिए यहीं पे बना लेते हैं। बी पॉइंट पे जीरो रहेगा, सी पॉइंट पे हमें दो मोमेंट है, सबसे पहला एम बी बाई एल और दूसरा माइनस में है, माइनस का एम ए बाई एल। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उससे अभी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ अब हमें ये पता चल गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर कहाँ पे, सी पॉइंट पे ही है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे शियर फोर्स कितनी हो जाएगी, इसके राइट हैंड साइड से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आरबी की वजह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एम अपॉन एल, सिंपल, कोई ए और बी कुछ नहीं आएगा, एम अपॉन एल ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर्स ऑकर्स ओनली इन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर कौन सी बीम्स में होता है, तो इसका आंसर है एक्चुअली ओवरहैंगिंग बीम्स। इसका आंसर ओवरहैंगिंग क्यों है, चलिए देखते हैं। एक ओवरहैंगिंग बीम बना ली हमने, मान लेते हैं दोनों साइड से ओवरहैंग है ये। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी लोड लगाओगे तो आप देखोगे जब इस बीम का डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पहले ऊपर फिर नीचे फिर से नीचे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉगिंग रीजन आ रहा है, कन्वेक्स शेप बन रही है, और एक सैगिंग रीजन आ रहा है, कनकेव शेप बन रही है। तो जब भी ऐसा होता है कि कन्वेक्स और कनकेव शेप बने तो पक्का एक ना एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर जरूर आता है। तो सबसे ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी ओवरहैंगिंग बीम में ही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओवरहैंगिंग बीम। वैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में भी आते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर, ऐसा नहीं है, तो लेकिन हमेशा आपको मोस्टली सबसे ज्यादा बार ओवरहैंगिंग बीम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर आप सी कीजिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन अ वाटर विद अ लोड ऑफ 100 न्यूटन एट इट्स सेंटर, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द वुडन लॉग। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वुडन लॉग है जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है W या फिर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ऑब्वियसली अगर ये फ्लोट कर रहा है तो जो बायंसी फोर्स लगेगी इसके सेंटर ऑफ बायंसी पे वो बराबर होगी 100 न्यूटन की, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब इक्विलिब्रियम में है ये। तो अब आप देख सकते हैं, अगर हम इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें और इस पॉइंट को C मान लें, और अगर हम इसका शियर फोर्स निकालें तो कोई रिएक्शन तो है नहीं, कहीं सपोर्ट तो है नहीं, तो इसलिए शियर फोर्स एट C हो जाएगी 0, शियर फोर्स एट A भी 0 हो जाएगा, और अगर आप शियर फोर्स एट B निकालोगे तो वो हो जाएगी, ऑब्वियसली वो भी 0 रहेगा, क्योंकि ऊपर से भी फोर्स और नीचे से भी फोर्स दोनों को कैंसिल आउट करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पे 0 ही रहेगा शियर ऑल थ्रू। तो इसका आंसर हो गया B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a uniform simply supported beam of span L carried a point load W at the center. The downward deflection at the center will be। तो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालना है। तो वैसे तो आप याद रख लीजिएगा, इसका आंसर होता है D WL क्यूब बाय 48 EI। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हम एज्यूम कर लें और उसके सेंटर में लोड W लगा दें तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 48 EI। लेकिन अगर आप इसे याद रखते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में डायरेक्ट आपका सवाल बन जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो आपके पास डिफ्लेक्शन निकालने के लिए काफी सारे मेथड होते हैं। मैकॉलिस मेथड होता है, एरिया मूवमेंट मेथड होता है, और भी काफी सारे मेथड होते हैं। लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है वो होता है एरिया मूवमेंट मेथड। चलिए वो देखते हैं। तो एरिया मूवमेंट मेथड के लिए सबसे पहले हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। यहाँ पे ABC मान लिया। और अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। एक ट्राइंगल बनेगा जिस पॉइंट पे और B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है WL/4। तो ये बेंडिंग मोमेंट है। तो अब हमें निकालना है B पे डिफ्लेक्शन। तो अगर ये डिफ्लेक्ट होगा तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। तो B की डिफ्लेक्शन निकालनी है डेल्टा। तो ये एरिया मोमेंट मेथड क्या बोलता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट B on a beam is equal to the moment of area of the bending moment diagram about the point B। अभी अगर मान लेते हैं कि हमने इसका एरिया ये बना दिया, तो ये क्या है, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो अगर इस एरिया का हम मोमेंट ले लेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट डिफ्लेक्शन निकालना है, और जिस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है उसके अबाउट, तो उसकी डिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन डिफ्लेक्शन वो दूसरे पॉइंट के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में आती है। मतलब अगर हम ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो B की डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसके टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे ये लेंथ नहीं निकालनी है, हमें तो B की डिफ्लेक्शन निकालनी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अगर हम इस एरिया का मोमेंट A के अबाउट ले लें, इसका मतलब A की डिफ्लेक्शन आ जाएगी B के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे B पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो A की डिफ्लेक्शन देखूं अगर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा, और ये डेल्टा में निकालना है। तो उसका मतलब क्वेश्चन हमें उल्टा सॉल्व करना है। हमें A की डिफ्लेक्शन निकालनी है B के टेंजेंट के रिस्पेक्ट। तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट एट B, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/EI ब्रैकेट में एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन A एंड B। इसका मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया और द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन A एंड B अबाउट जिसकी डिफ्लेक्शन निकालना है उसके अबाउट। तो यहाँ पे A की डिफ्लेक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B, तो A के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हमारा ऑलरेडी L/2 है और हाइट WL/4 है ही। तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई WL²/16। एरिया आ गया। अब एरिया का मोमेंट लेना है, तो मोमेंट आर्म कितनी होगी, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल का यहाँ पे है, तो उसका डिस्टेंस A पॉइंट से कितना होता है, हमेशा 2x/3। अगर ये पूरा का पूरा A से लेके B का डिस्टेंस x है तो 2/3 ऑफ x ये डिस्टेंस हो जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो अगर हम इसका मोमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा WL²/16 इंटू 2/3 ऑफ x। x कितना है यहाँ पे L/2 है,
ठीक है, तो 1/EI तो करना ही है। यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा WL3/48EI। ये आपका आंसर हो गया। तो एरिया मूवमेंट मेथड सबसे आसान मेथड है कभी भी डिफ्लेक्शन अगर आपको निकालनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्लोप निकालना है। तो अभी हमने देखा था कि एरिया मूवमेंट मेथड से डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालना तो और भी ज्यादा आसान है, इसमें सिर्फ एरिया निकालना होता है। तो अगर स्लोप निकालना है हमें थीटा विद रिस्पेक्ट थीटा ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, वो सिंपली होता है 1/EI इंटू एरिया बिटवीन ए एंड बी। एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, वैसे यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, जरूर लिख देते हैं। एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विद बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी अभी ने देखा था कि कैसा बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा जिसमें लेंथ थी WL²/4। तो इसका यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, तो इसका एरिया कितना है यहाँ पे WL²/16। सॉरी, यहाँ पे WL/4 था बस मोमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा WL²/16। इसका आंसर हो गया ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर लोड लग रहा है अगर किसी कैंटिलीवर बीम पे, तो हमें बताना है कि स्लोप कितना होगा फ्री एंड पे। यहाँ पे कैंटिलीवर है हमारे पास और एक ट्रायंगुलर लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है, इसकी इंटेंसिटी W है फिक्स्ड एंड पे और 0 है फ्री एंड पे, और टोटल लेंथ इसकी है L। सबसे पहले अगर हम इसका स्लोप निकालना है एरिया मोमेंट मेथड से, तो इसका सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको मोमेंट चाहिए इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, क्योंकि बी पॉइंट पे तो 0 ही रहेगा और बस हमें ए पॉइंट पे निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसका लोड देखते हैं कितना लोड लगाएगा। ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू W, ये तो लोड लगाएगा। अब लोड किस पॉइंट पे लगाएगा, इस पॉइंट पे लगाएगा, और ये हमेशा L/3 डिस्टेंस दूर पे होता है। हम लिख सकते हैं कि L/3 यहाँ पे, तो WL²/6 हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा अगर हम ए और बी के बीच में बनाना चाहें। तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर लोड के लिए क्यूबिक कर्व बनता है, ये कर्व होता है क्यूबिक कर्व। तो क्योंकि इसका अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो वो क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा। तो अब आपको ए और बी के बीच का एरिया निकालना है, क्योंकि स्लोप निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट का एरिया चाहिए। तो अब क्यूबिक कर्व का एरिया कैसे निकालोगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो होता है 1/4 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/4 इंटू बेस यहाँ पे कितना है L और हाइट कितनी है WL²/6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा WL3/24। तो इसका आंसर हो गया A, WL3/24EI। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट और द करेक्ट मैचिंग। यहाँ पे हमें दे रखा है डिफरेंट तरीके की बीम और लोडिंग दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी डिफ्लेक्शन सही है। तो कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट टिप वो है, तो एक्चुअली वो WL3/3EI होता है, तो ये तो गलत हो गया। कैंटिलीवर बीम अंडर यूडीएल WL4/8 है, हाँ ये सही है, यही होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर सेंट्रल लोड कितना होता है WL3/48EI होता है, तो ये भी गलत है। और सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल कितना होता है 5/384 WL/4/EI, तो ये भी गलत है। तो अगर आप यहाँ पे भी लिख देते हैं, अगर कैंटिलीवर बीम होता है तो WL3/3EI होता है। तो अगर आप ये 4 डिफ्लेक्शन भी तरीके से याद रख लेंगे तो आपका यही क्वेश्चन नहीं, पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आपके इसी के बेस पे बन जाएंगे। चलिए इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन एट द प्रॉप्ड कैंटिलीवर विद यूडीएल। एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर दे रखा है हमें विद यूडीएल, तो कैंटिलीवर बना लिया हमने, तो उसके बाद हमने यूडीएल बना लिया। और प्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, तो एक सपोर्ट है जो कि एक रिएक्शन देगा इसको R। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। वो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 लीनियर सिस्टम में। इसका मतलब इस कैंटिलीवर वाले सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे पहले विदाउट रिएक्शन और उसके बाद विदाउट यूडीएल। तो हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं इसके अंदर अगर हम रिएक्शन हटा दे तो सिर्फ यूडीएल रह जाएगा, प्लस अगर इसके अंदर से यूडीएल हटा दे तो सिर्फ एक रिएक्शन रह जाएगी। तो अब आप देखिए इस केस के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होती है एंड पे, कैंटिलीवर विद यूडीएल। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं WL4/8EI।
और इस केस में डिफ्लेक्शन क्या होती है, एंड पे अगर पॉइंट लोड लग रहा हो कैंटिलीवर में तो क्या होती है, WL⁻³ डिवाइडेड बाय 3EI। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड पॉइंट पे तो सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन होनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों डिफ्लेक्शन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही थी और इसकी वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही थी। तो अगर दोनों डिफ्लेक्शन बराबर है तो वो 0 हो जाएगा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप है। तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, WL⁻⁴/8EI इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे लोड रिएक्शन था तो हमें यहाँ पे R लिखना चाहिए, तो हो जाएगा यहाँ पे RL⁻3/3EI। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/8 WL। तो आपका आंसर हो गया बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है एक कैंटिलीवर बीम में जिसपे पॉइंट लोड लगा हुआ है एक एंड पे। यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम बना लेते हैं, इस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P उसके एंड पे। तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी बीम के लिए, mx²/2EI dx, और उसका इंटीग्रेशन होता है 0 से लेके L तक पूरी की पूरी बीम की लेंथ तक। तो यहाँ पे mx क्या है, किसी भी x डिस्टेंस पे मोमेंट, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी डिस्टेंस x पे आप मान लो जो कि फ्री एंड से दूर है, किसी x डिस्टेंस दूर पे, तो P की लोड की वजह से इस x सेक्शन पे कितना मोमेंट लगेगा उसको mx कहते हैं। तो यहाँ पे mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, P into x मोमेंट आर। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन एनर्जी निकालें क्या हो जाएगा, 0 से L, mx की वैल्यू रख दो, P²x² हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 2EI। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो P²/2EI तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, x² dx हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 हो जाएगा, और x की जगह L रख देंगे तो L³/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P²L³/6EI। यहाँ पे इसका आंसर हो गया डी। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं cracket.mohit@gmail.com पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए।